नमस्कार। एक आइडिया, एक अकेले शक्तिशाली आइडिया में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि वो न सिर्फ एक साम्राज्य को उखाड़ फेंके, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दे। आज हम इसी सफर पर चलेंगे। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक आइडिया इतना पावरफुल हो सकता है कि वो सदियों पुराने साम्राज्य को जमीन पर ला दे और आने वाली पूरी सेंचुरी को डिफाइन कर दे। यही तो है समाजवाद और रशियन रेवोल्यूशन की दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्रांति को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जहां से वो पैदा हुई। 19वीं सदी एक ऐसा दौर था जब नए शहर बन रहे थे, रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, मतलब हर तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शोर था। इससे प्रोग्रेस का वादा तो किया गया, बिल्कुल किया गया, लेकिन इस वादे की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, और ये कीमत चुकाई मजदूर वर्ग ने। और ये जो पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं ना, ये उस दौर की कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, दिन में 12 से 15 घंटे काम, वो भी खतरनाक फैक्ट्री के माहौल में। पैसा इतना कम कि गुजारा करना मुश्किल, बेरोजगारी तो आम बात थी, और नए इंडस्ट्रियल शहरों में रहने के हालात, साफ सफाई और घर, सब कुछ बहुत ही बुरा था। तो ऐसे माहौल में जाहिर है हर किसी के पास इस समस्या का अलग अलग सोल्यूशन था। मोटे तौर पे 3 बड़े आइडियाज थे। एक तरफ थे लिबरल्स, ये बदलाव तो चाहते थे लेकिन सबको बराबर अधिकार देने के खिलाफ थे, खासकर महिलाओं को वोट का अधिकार देने के। फिर थे रेडिकल्स, ये चाहते थे कि सरकार मेजॉरिटी के हिसाब से बने और ये महिलाओं के राइट्स के पक्ष में थे। और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स, जो पुरानी परंपराओं और राजा के शासन को ही बनाए रखना चाहते थे। लेकिन इन सभी आइडियाज के बीच एक नया और इन सबसे कहीं ज्यादा रैडिकल सॉल्यूशन उभर रहा था, और वो था समाजवाद। तो ये समाजवाद आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा आइडिया है जिसके मुताबिक फैक्ट्री, जमीन, सारी संपत्ति, ये सब किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की होनी चाहिए, यानी कलेक्टिव ओनरशिप। और इस आइडिया को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है कार्ल मार्क्स का। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि समाज की सारी बुराइयों की जड़ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ उनका जो कोट है वो बिल्कुल साफ कहता है कि मजदूरों को कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना होगा और एक ऐसा सोशलिस्ट समाज बनाना होगा जहाँ सब कुछ समाज का हो। तो ये आइडिया पूरे यूरोप में फैल तो रहा था, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ रूस में। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक इतना विशाल खेती पर निर्भर साम्राज्य इन नए आइडियाज के लिए एक अनोखी लैबोरेटरी बन गया। ये नंबर देखिए, 85%। ये अपने आप में पूरी कहानी बता देता है। एक तरफ जहां वेस्टर्न यूरोप में शहर और फैक्ट्रीज तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में रूस की इतनी बड़ी आबादी अब भी जमीन से जुड़ी थी, खेतीबाड़ी कर रही थी। ये एक ऐसा समाज था जो बाकी यूरोप से बिल्कुल कटा हुआ सा था, और शायद इसीलिए यहाँ रेवोल्यूशन की जमीन भी कुछ अलग ढंग से तैयार हो रही थी। लेकिन किसानों की इतनी बड़ी संख्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि शहरों में मजदूरों के हालात अच्छे थे। उल्टा, वो तो और भी बदतर थे। छोटे वर्कशॉप्स में 15-15 घंटे काम, और बड़ी फैक्ट्रीज में भी 10 से 12 घंटे, वो भी नाम मात्र के वेतन पर। तो जार के तानाशाही शासन के नीचे ना गुस्से का लावा धीरे धीरे उबल रहा था। और फिर एंट्री होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ये जार के शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। 1917 तक आंकड़ा था 70 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 70 लाख रशियन सैनिक थे, या तो मारे जा चुके थे या बुरी तरह घायल थे। इस भयानक तबाही ने सेना और आम लोगों का जार पर से भरोसा जड़ से हिला दिया। इसी बीच रूस के जो सोशलिस्ट थे वो खुद आपस में 2 गुटों में बटे हुए थे। एक तरफ थे बुल्शेविक, जिनको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन। इनका मानना था कि एक डिसिप्लिन पार्टी को फौरन क्रांति करनी चाहिए, जरूरत पड़े तो ताकत का इस्तेमाल करके भी। और दूसरी तरफ थे मेंशेविक, जो धीरे धीरे सुधारों के जरिए बदलाव लाना चाहते थे। और ये जो मतभेद था ना, ये आगे चलकर रेवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर, साल 1917 और क्रांति, जो एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में हुई। जरा देखिए ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। कहानी शुरू हुई फरवरी में पेट्रोग्राड शहर में रोटी की कमी को लेकर एक विरोध से,
और सिर्फ 5 दिन के अंदर ये विरोध इतना बड़ा हो गया कि फैक्ट्री मजदूर, आम लोग और यहाँ तक कि सेना सब इसमें शामिल हो गए। और नतीजा? 2 मार्च को 300 साल पुराना रोमानो वंश खत्म, जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो जार के जाने के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन देश में एक पावर वैक्यूम सा था। असली शक्ति किसके पास है ये साफ नहीं था। और बस इसी मौके पर लेनिन एग्जाइल से वापस लौटते हैं। उन्होंने आते ही अपनी मशहूर अप्रैल थीसिस पेश की और साफ साफ कह दिया कि ये क्रांति यहीं नहीं रुकेगी, अब एक दूसरी, एक सोशलिस्ट क्रांति होगी और सारी ताकत सोवियत यानी मजदूरों की काउंसिल्स के हाथों में होनी चाहिए। और उन्होंने ये करके दिखाया भी। जहां फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एक तरह से अनप्लान्ड थी, लोगों का गुस्सा था, वहीं अक्टूबर में बोल्शेविकों ने पूरे प्लान के साथ काम किया। एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई और 24 अक्टूबर को उनके सैनिकों ने एक-एक करके सभी जरूरी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। रात होते होते पूरा शहर उनके कंट्रोल में था। खेल पूरी तरह से पलट चुका था। तो अब बोल्शेविक सत्ता में थे, लेकिन देखिए, एक साम्राज्य पर कब्जा करना एक बात है और उसकी जगह एक नया देश बनाना वो बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि इस जीत के बाद आखिर हुआ क्या। बदलाव जो हुए वो बहुत बड़े और बहुत तेजी से हुए। सारे बड़े इंडस्ट्रीज और बैंक नेशनलाइज कर दिए गए। जमीन को समाज की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया और रूस एक 1 पार्टी स्टेट बन गया। लेकिन इस सत्ता को बचाए रखने के लिए उन्हें एक भयानक सिविल वॉर लड़ना पड़ा और अपने विरोधियों को कुचलने के लिए चेका नाम की एक सीक्रेट पुलिस भी बनानी पड़ी। इस सिविल वॉर में जीत हासिल करने के बाद दिसंबर 1922 में बोल्शेविकों ने एक नए देश की स्थापना की, यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये दुनिया का पहला ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली सोशलिस्ट देश था। लेनिन के बाद पार्टी की कमान आई जोसेफ स्टालिन के हाथों में और उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसे कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं और जो बहुत ही क्रूर साबित हुई। जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, प्रॉब्लम थी अनाज की कमी। स्टालिन का सल्यूशन क्या था? जबरदस्ती सारे किसानों को अपनी जमीन छोड़कर सरकारी खेतों पर यानी कोलखोस पर काम करने के लिए मजबूर करना। जिन्होंने इसका विरोध किया, खासकर कुलक कहे जाने वाले थोड़े संपन्न किसानों ने, उन्हें एक क्लास के तौर पर ही खत्म कर दिया गया। और इसका नतीजा एक भयानक मैन मेड अकाल, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। लेकिन इस सारी कुर्बानी और दमन के बावजूद एक अजीब पैराडॉक्स सामने आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते वही रूस, जो एक पिछड़ा हुआ खेती प्रधान देश था, अब अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर बन चुका था। तो हम इस कहानी के अंत पर आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल के साथ। एक ग्लोबल सुपर पावर तो बन गए, लेकिन किस कीमत पर? एक आइडिया जो बराबरी और आज़ादी के नाम पर शुरू हुआ था, उसने एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दिया जहां लाखों लोगों ने अपनी आज़ादी और अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसी लेगेसी है, एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।